गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जेनेटिक्स का, जो ऑटोसोमल और जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो आपकी CSIR की एग्जाम्स हैं और जो गेट के एग्जाम है, DPT के एग्जाम है, और जो भी आपके बायोलॉजी और जूलॉजी के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वहाँ पे जेनेटिक्स में जो डिसऑर्डर वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। चाहे CSR का भी पार्ट हो या फिर जो भी लाइफ साइंस के एग्जाम होते हैं, वहाँ पे आपके डिसऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑटोसोमल और एक सेक्स लिंक। ऑटोसोम का मतलब जो जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, और सेक्स लिंक का मतलब जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। सिंपली लैंग्वेज में अपन ये बोलेंगे कि जो आपके ऑटोसोम है और जो सेक्स क्रोमोसोम, दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम है, और दोनों के बेसिस पे जो डिजीज कोज होती है, उनको अपन ऑटोसोमल और सेक्स लिंक में क्लासिफाई करते हैं। डोमिनेंट का मतलब ये समझो कि जो जीन है उसके सिंगल कॉपी में म्यूटेशन होने पर भी क्या है, डिजीज हो जाएगी। म्यूटेशन इन सिंगल कॉपी, म्यूटेशन इन सिंगल कॉपी फॉर डिजीज। अगर सिंगल कॉपी में डिजीज है तो भी काम चल जाएगा डिजीज के लिए। और रिसेसिव के अंदर कंपलसरी है कि दोनों कॉपी के अंदर म्यूटेशन होना चाहिए। म्यूटेशन इन बोथ कॉपी इज रिक्वायर्ड फॉर डिजीज। म्यूटेशन इन बोथ कॉपी ऑफ जीन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डोमिनेंट के लिए सिंगल जीन में भी अगर म्यूटेशन है तो डिजीज कोज होगी, और रिसेसिव के लिए दोनों कॉपी में म्यूटेशन होगा। तो पहले अपन बात करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट की। आज के लेक्चर में अपन ऑटोसोमल की बात करेंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों। तो ऑटोसोमल का मतलब जो जीन आपके लोकेटेड है नॉन सेक्स क्रोमोसोम, दैट मीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक है, सिंगल कॉपी रिक्वायर है डोमिनेंट के लिए। यहाँ पे आपको इतना ही देखना है कि जो सिंगल कॉपी है वो रिक्वायर है डिजीज कोज करने के लिए। थर्ड की बात ये बोल रहा है कि थर्ड में जो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो पेरेंट्स है उसके चाइल्ड में 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो भी डिजीज को इनहेरिट करेगा। फोर्थ में ये बोल रहा है जो ऑटोसोमल रिसेसिव है उसके अंदर आपको दोनों कॉपी म्यूटेटेड होनी चाहिए फॉर डिजीज कोज करने के लिए। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव का डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात करते हैं एग्जांपल की, ऑटोसोमल डोमिनेंट की। हंटिंगटन डिजीज है, इसके अंदर जो ब्रेन सेल है वहां पे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। ब्रेन सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो इनहिबिट हो जाएगा। सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है, जो ब्रेन सेल का मेटाबॉलिज्म है वो इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इनहिबिट होगा तो वॉलेंटरी जो मूवमेंट है और मेमोरी है उस पर उसका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो सिंपली इस कंडीशन के अंदर जो डिजीज कोज होगी वो होगी आपकी हंटिंगटन डिजीज। सेकंड की बात करें वो होती है आपकी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। इसके अंदर जो डिजीज है वो रिस्पॉन्सिबल है स्किन पिगमेंट से रिलेटेड। ठीक है, सिंपली अगर बात करें कि जो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है इसके अंदर जो आपकी स्किन जो पिगमेंट है वो चेंज होगी, और जो ट्यूमर्स है वो नर्व टिश्यू के ऊपर अराइज होने लग जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको ध्यान रखना है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस रिलेटेड आपकी स्किन पिगमेंट से, और इसके अंदर नर्व टिश्यू के ऊपर ट्यूमर्स अराइज होंगे। देन बात करें अपन थर्ड की। थर्ड जो कंडीशन है वो आपकी माइटोनिक डिस्ट्रोफी या आपके रिलेटेड मसल से। इसके अंदर जो मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा और मसल्स लॉस होने लग जाएगी, और उसमें के अंदर वीकनेस और माइटोनिया कंडीशन अक्कर होगी। नंबर फोर्थ की बात करें, नंबर फोर्थ है ट्यूबर्स स्क्लेरोसिस। इसके अंदर क्या है, बॉडी के मेनी पार्ट्स के अंदर ट्यूमर्स अराइज होने लग जाएंगे, ट्यूमर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी। लेकिन सबसे स्पेसिफिक बात यह है, ये जो ट्यूमर्स है वो नॉन कैंसरस होगी। ठीक है, जो ट्यूमर्स अराइज होंगी ये होगी आपकी कैंसरस। ये आपको ध्यान रखना है। ये किस लाइन की लैंग्वेज बोल रही है, cause tumors to be developed in many parts of body, these tumors are not cancerous। फिफ्थ की बात करें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसके अंदर क्या है, जो किडनी है, किडनी के ऊपर क्या छोटी छोटी सिस्ट बनेगी जो आउटग्रोथ निकलेगी काफी टाइप की, और उसके से क्या है किडनी की लार्ज साइज है वो इनलार्ज होगी और उससे फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करेगी। तो इसके अंदर आपको सिंपली ध्यान रखना है, किडनी है उसकी किडनी के ऊपर सिस्ट का क्लस्टर बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, और उसकी वजह से क्या किडनी का साइज है वो लार्ज होगा और उसकी वजह से फंक्शन है वो प्रॉपर्ली नहीं करेगी। नंबर 6 की बात करें, फेमेलियल पॉलिप्स कोलाई है। इसके अंदर जो जीन होता है एपीसी, आपको यहाँ पे इन डिजीज के अंदर दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको डिसऑर्डर की ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक है, और इनके अंदर भी डोमिनेंट है, रिसेसिव है, फिर इसका सिम्टम्स क्या है, और इनके अंदर किस जीन के अंदर कौन सा म्यूटेशन है वो आपको ध्यान रखना है। तो फेमेलियल पॉलिप्स कोलाई है, इसके अंदर आपका एपीसी जीन है वो डिफेक्ट है, और इसकी वजह से क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक्स्ट्रा टिश्यू बनेंगे, उनको बोलेंगे पॉलिप्स। ठीक है, अंदर क्या बनेंगे, पॉलिप्स बनेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। फेमेलियर पॉलिप्स में एपीसी है,
वो जीन डिफेक्टिव है, और इसके अंदर क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन और रेक्टम वाला एरिया है वहां पे पॉलिप्स बनेंगे, एक्स्ट्रा टिश्यू बनेंगे। नंबर 7 की बात करें, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोस है, ये आपके रिलेटेड है ब्लड से, और इसके अंदर क्या है, आरबीसी है, उसकी साइज चेंज हो जाएगी, और इस वजह से क्या है, जो आरबीसी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो आपको ध्यान रखना, जो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोस है ये आपके रिलेटेड है ब्लड से, और इसके अंदर क्या है, आरबीसी साइज चेंज होगी, और इससे क्या होगा, फंक्शन नॉट प्रॉपरली। ठीक है, तो आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है कि जो आरबीसी है वो क्या होगी, उसकी साइज चेंज होगी, वो राउंड और स्पेरिकल सेल बन जाएगी, और इन स्पेरिकल सेल्स को क्या बोलेंगे, स्पोरोसाइट्स बोलेंगे, और इसमें क्या है, कैन नॉट फंक्शन लाइक नॉर्मल आरबीसी। नंबर 8 की बात करें, वॉन विल्डेब्रैंड डिजीज है, वॉन विल्डेब्रैंड डिजीज है, ये आपके रिलेटेड है ब्लड क्लोटिंग से। इसके अंदर क्या है, जो ब्लड क्लोटिंग है वो प्रॉपरली नहीं होगी। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, वॉन विल्डेब्रैंड, ये आपके रिलेटेड है ब्लड क्लोटिंग से। नंबर 9 की बात करें, मार्फन सिंड्रोम है, मार्फन सिंड्रोम के अंदर आपको पहले तो ये कि ये रिलेटेड आपके कनेक्टिव टिश्यू से, और इसके अंदर 2 जीन आते हैं जो कि सीएसआर के एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है फाइब्रिलिन 1 और एक आता है FBN1, 2 जीन है, और ये दोनों चीज क्या होंगे, डिफेक्ट होंगे, और इसकी वजह से क्या है, connective tissue is not normal. As a result, several body systems are affected like heart, blood vessels, bone, tendons और cartilage, eye, skin and lungs. ठीक है, ये दोनों जीन में डिफेक्ट होने की वजह से क्या है, कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मली फंक्शन नहीं करेंगे, नॉर्मली नहीं होंगे, और उस कंडीशन में क्या है, बोन्स, वेसल सारी की सारी क्या है, इफेक्ट होगी। नंबर 10 की बात करें, एलएस डाल्नो सिंड्रोम है, EDS, इसके अंदर क्या है, जो जॉइंट्स है वो ओवर फ्लेक्सिबल होंगे, मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे और हाइपर मोबिलिटी शो करेंगे। तो आपको इसमें इतना ध्यान रखना है, 3 नाम आपको पता रखने हैं। एक तो जॉइंट में क्या हाइपर मोबिलिटी होगी, स्किन के अंदर जो एक्सटेंसिबिलिटी है वो ज्यादा होगी, और टिश्यू में फ्रेजाइल ज्यादा होगी। ठीक है, नंबर 11 की बात करें, एकेंड्रोप्लासिया है, एकेंड्रोप्लासिया को ऐसे समझो, एकेंड्रोप्लासिया में जो लिम्स और जो आर्म्स हैं, ठीक है, जो लिम्स हैं और जो लेग्स हैं वो क्या है, शॉर्ट रहेंगे, ड्वार्फ रहेंगे। तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, जो लिम्स है वो क्या छोटे रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या है, जो हाथ पैर है वो तो काफी बॉडी नॉर्मल रहेगी, लेकिन उसमें जो हाथ पैर है वो काफी छोटे रहेंगे। इसके अंदर क्या है, शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म होगी, एक तो लिम्स है वो शॉर्ट रहेंगे, और लेग क्या होंगे, लेग भी शॉर्टर होंगे। ठीक है, जैसे अपर वाला पार्ट है वो नॉर्मल है, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो लिम्स है वो नॉर्मल है, और जो लोअर वाला पार्ट भी है वो भी नॉर्मल है, लेकिन जो लेग्स है वो भी काफी शॉर्टर रहेंगे। तो लिम्ब भी शॉर्टर है और लेग भी शॉर्टर है, और जो कंडीशन यहाँ पे अराइज होती है, जो शॉर्टर वाली ड्वार्फिज्म, उसको बोलते हैं राइजोमेलिक ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर जो लेग्स हैं और लिम्स हैं वो छोटे रहते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो इसको जो कंडीशन अराइज होती है उसको बोलते हैं राइजोमेलिक शॉर्टनिंग। नंबर 12 आती है फेमिलियर हाइपर कोलेस्टेमिया। नाम से पता चल रहा है कि बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो काफी ज्यादा होगा, और वो कौन सा होगा, जो LDL होता है, जिसको बोलते हैं बेड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो बेड कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, वो बॉडी के अंदर ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, और ज्यादा एक्यूमुलेट होने से क्या है, आर्टरी ब्लॉक करेगा। और सिंपल सी बात है, अगर आर्टरी ब्लॉक करेगा तो आपके हार्ट की जो डिजीज है वो कॉज होगी। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होगा कि जो LDL है, बेड कोलेस्ट्रॉल है, वो काफी हाई क्वांटिटी के अंदर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा, और जो क्या करेगा, आर्टरी को ब्लॉक करेगा, और उसकी वजह से क्या, जो हार्ट का डिस्फंक्शन होगा। ये होगी डोमिनेंट की बात। अब अपन बात करें रिसेसिव डिसऑर्डर की। ठीक है, रिसेसिव का मतलब जीन की दोनों कॉपी में म्यूटेशन होना चाहिए, 2 कॉपीज ऑफ जीन शुड बी म्यूटेटेड फॉर डिजीज। ठीक है, डोमिनेंट में एक था, रिसेसिव के अंदर दोनों होंगी। पहले आती है इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ में पहले तो जानो का ऑटोसोमल रिसेसिव, और जो क्लोराइड चैनल है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। पहली बात ये, क्लोराइड जो चैनल है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, फेलियर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। और इसमें क्या होगा, जो म्यूकस होता है बॉडी के अंदर, वो म्यूकस क्या होगा, थिक होगा और स्टिकी होगा, और अगर वो थिक और स्टिकी है तो उसके अंदर वो क्या करेगा, फिर ऑर्गन्स के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा, जमा होता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या है, उन ऑर्गन्स वो ब्लॉक करेगा, स्पेशली लंग्स को। ठीक है, क्योंकि म्यूकस अगर वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है तो लंग्स को वो ब्लॉक करने का काम करेगा, उसकी वजह से क्या, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होता रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है, कोज स्टिकी थिक म्यूकस टू बिल्ड अप in your organs, blocking and damaging them. Many people think of cystic fibrosis as a lung disease because it affects your lungs and airways, making it hard to breathe and cause frequent infections. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर
जो म्यूकस है वो थिक होगा, और थिक होने की वजह से क्या है, वो लंग्स और एयरवेज है उनको अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। नंबर 2 की बात करें, फिनाइलकीटोन्यूरिया। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, इस एंजाइम का नाम ध्यान रखना है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये वाला पक्का ही क्वेश्चन आता है 101%, और यहाँ से एंजाइम का नाम पूछते हैं, जो पीएच होता है फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम यहाँ पे प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता, और अगर ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, जो अमीनो एसिड है उनकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी, और उसकी वजह से क्या है, फेनिल एलानिन का लेवल है वो बॉडी के अंदर काफी ज्यादा बढ़ता रहेगा। ठीक है, अमीनो एसिड की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी तो फेनिल एलानिन का जो लेवल है, लेवल एक्यूमुलेट इन बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, और इसकी वजह से क्या है, जो अमीनो एसिड्स है उनकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी। नंबर 3 की बात करें, गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टो का मतलब यहाँ पे बात कर रहा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और इसके अंदर जो सिस्टम डिफेक्ट होगा वो होगा गैलेक्टोज टू ग्लूकोज कन्वर्ट करने वाला, और ये रिलेटेड आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे जो एंजाइम है ये आपको ध्यान रखना है, जो गाल्ट है GALT, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गैलेक्टोसीमिया में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, और जो जीन है वो आपका GALT। ठीक है, नंबर 4 की बात करें, होमोसिस्टिनूरिया है। इसके अंदर भी क्या है, अमीनो एसिड जो मिथ्योनिन है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी, और इसकी वजह से क्या है, वो बॉडी के अंदर काफी एक्यूमुलेट होता रहेगा यूरिन और ब्लड के अंदर। मिथ्योनिन एक्यूमुलेट इन ब्लड एंड यूरिन। ठीक है, ये बात हो गई। और इसका जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो होता है CBS जीन। ठीक है, तो आपको होमोसिस्टिनूरिया में ध्यान रखना है, जो CBS जीन है वो डिफेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो CBS जीन है वो डिफेक्ट होगा। नंबर 5 की बात करें, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। लाइसोसोम के पास क्या है, काफी सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, और जो लाइसोसोम से रिलेटेड जो डिजीज होती है वो काफी टाइप की होती है, लेकिन जो नॉर्मली अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो करेंगे 4-5 टाइप की, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इन सब डिजीज के अंदर जो लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, और इन एंजाइम का काम क्या है, ये क्या करते हैं, सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो पहली डिजीज आती है आपकी फेब्री डिजीज, और फेब्री डिजीज के अंदर जो एंजाइम डिफेक्ट होता है वो होता है आपका अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए। ठीक है, आपको पहले तो ये ध्यान रखना कि एंजाइम कौन सा है, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए, और फेब्री डिजीज रिलेटेड किससे है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। नंबर 2 है गाउसर डिजीज, और ये तो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गाउसर डिजीज किससे रिलेटेड है, तो ये आपके डिजीज है लाइसोसोम से। यहाँ पे जो एंजाइम है वो इफेक्ट करता है, वो होता है ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 की बात करें, क्रेब डिजीज। क्रेब डिजीज के अंदर आपको नाम ध्यान रखना है, गैलेक्टोसाइल सेरेब्रेमाइसेट। ठीक है, जो गैलेक्टोसाइल सेरेमाइडेज है, ठीक है, गैलेक्टोसाइल सेरेमाइडेज है, वो क्या इसमें डिफेक्ट होगा, और ये सिस्टम जो नॉर्मली कोज करता है अफेक्ट, वो करता है नर्वस सिस्टम को। ठीक है, और जो एंजाइम है गैलेक्टोसाइल सेरेमाइडेज है, वो काम किसका करता है, माइलिन को मेंटेन करने का। तो आपको क्रेब डिजीज में 2 चीजें याद रखनी है कि एंजाइम कौन सा है, तो एंजाइम तो इसमें जो डिफेक्ट है वो है आपका गैलेक्टोसाइल सेरेमाइडेज, वो डिफेक्ट है। दूसरी काम, जो सेरेमाइडेज एंजाइम है वो काम करता है माइलिन को मेंटेन करने का। नंबर 4 है नियमानपिक डिजीज, ये भी बहुत बार आता है। इसके अंदर जो आपका एंजाइम है एसिड स्पिंगोमाइलिनेज ASM, ठीक है, एसिड स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम है, वो इसके अंदर क्या डिफेक्ट होता है। नंबर 7 की बात करें, पोम्प डिजीज है। पोम्प डिजीज के अंदर जो एंजाइम डिफेक्ट होता है वो होता है आपका अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है वो इसके अंदर डिफेक्ट होगा, और ये काम क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो लाइसोसोम के अपने 5 डिजीज है कि फेब्री, गाउचर डिजीज, क्रेब डिजीज, नियमानपिक डिजीज एंड पोम्प डिजीज। नंबर 6 आती है आपकी विल्सन डिजीज। विल्सन में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि ये काम क्या करता है, कॉपर को रिमूवल का। ठीक है, और जो जीन इसमें डिफेक्ट होता है वो होता है आपका ATP7B। ATP-BG7 जीन है, ये डिफेक्ट होगा, और ये डिफेक्ट होने की वजह से क्या है, बॉडी के अंदर कॉपर है वो काफी हाई कंसंट्रेशन के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो आपको विल्सन के अंदर ध्यान रखना है कि जीन कौन सा है, ATP7B, वो डिफेक्ट है, और
और किससे रिलेटेड है? ये है कॉपर से रिलेटेड, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है, कॉपर लीवर और ब्रेन के अंदर काफी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है इस डिजीज के अंदर। ठीक है, तो विल्सन डिजीज रिलेटेड है कॉपर से, और इसके अंदर कॉपर है वो लीवर और ब्रेन में काफी हाई क्वांटिटी के अंदर एक्यूमुलेट होता है, और जो जीन डिफेक्ट होता है वो होता है आपका ATP7B। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, ये आपके ग्लाइकोजन से रिलेटेड है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इनके अंदर जो एंजाइम है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के लिए, वो एंजाइम क्या होते हैं, डेफिशिएंसी होती है उनकी। ठीक, उसकी वजह से उनका क्या है, सिंथेसिस और डिग्रेडेशन है वो सही से प्रॉपरली नहीं होता। नंबर 8 की बात करें, सिकल सेल एनीमिया, ये आपके आरबीसी से रिलेटेड है। इसके अंदर आपकी जो आरबीसी है उसकी साइज हो जाती है क्रिसेंट शेप की। ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया वाला। ठीक है, जो इसके अंदर आरबीसी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। नंबर 9 की बात करें, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल कंडीशन में होती है, हीमोग्लोबिन इन एबनॉर्मल। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, और फिर उससे जो कोज होगा वो होगा आपका एनीमिया। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो बॉडी है वो नॉर्मली जो हेल्दी आरबीसी वो प्रोड्यूस नहीं करेगी। नंबर 10 की बात करें, एल्केप्टोन्यूरिया है। एल्केप्टोन्यूरिया में आपको ध्यान रखना है इस एंजाइम का नाम, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, होमोजेंटिस डीऑक्सीजनेज। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, होमोजेंटिक जो डीऑक्सीजनेज है HGD, ये एंजाइम इसमें डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो एक तो एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है, और एक फिनाइलकेटोन्यूरिया और एक एल्केप्टोन्यूरिया, ये 3 डिजीज आपको ध्यान रखने, क्योंकि इन 3 डिजीज को बार बार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो बॉडी है वो HGD को प्रॉपरली नहीं प्रोड्यूस करेगी, और ये काम क्या करता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, होमोजेंटिक्स एसिड है, उसको ब्रेक डाउन का काम करता है, और अगर ये एंजाइम ही नहीं होगा तो ये ब्रेक डाउन इसका नहीं होगा, तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो ये थी अपनी आज की ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव की। तो अपने एक बार देखते हैं कौन सी डिजीज अपने देखी थी। ऑटोसोमल डोमिनेंट में हंटिंगटन डिजीज देखी, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस देखी, माइटोनिक डिस्ट्रोफी देखी, और फिर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस देखी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज देखी, फेमिलियल पॉलिप्स कोलाई देखी, हेरिडिटरी स्पेरोसाइट्स देखी, वॉन विलेब्रेंड डिजीज देखी, मार्कन सिंड्रोम, और जो 10th नंबर की वो थी आपकी एलर-डार्नो सिंड्रोम और एकेंड्रोप्लासिया, और उसके बाद थी आपकी फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया। ये थी डोमिनेंट में। रिसेसिव की बात करें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकेटोन्यूरिया, गैलेक्टोसीमिया, होमोसिस्टिन्यूरिया और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। इनमें अपन ने 5 देखी, फेवरी डिजीज, गाउसर डिजीज, क्रेब डिजीज, नियमन-पिक डिजीज, होम डिजीज, विल्सन डिजीज देखी जो कि आपके कॉपर से रिलेटेड है, ग्लाइकोजन स्टोरेज देखी जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता उसका, सिकल सेल एनीमिया देखी जो आरबीसी से रिलेटेड है, थैलेसीमिया है वो आपकी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, और एल्केप्टोन्यूरिया है, इसके अंदर जो आपका HGD एंजाइम है वो डेफिशिएंट होता है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता। तो होपफुली ये वाला सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है उनको, क्योंकि आज के सेशन में अपने ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव के सारे अपन ने शॉर्ट टर्म के अंदर उनको समराइज किया है, क्योंकि मोस्टली ये डिजीज होती है डोमिनेंट और रिसेसिव की, तो सारे के सारे अपन ने एक जगह इनको कंपाइल किया है ताकि एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास।